नमस्कार, खबर दोपहर में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और मैं हूं विवेक। एक बड़ी खबर के लिए रुख करते हैं एक बड़ी स्क्रीन का, क्योंकि तस्वीर अब जो सामने आने वाली है वो बड़ी खबर है, जहां पर सिर्फ हत्या की बात है, वारदात की बात है। बिल्कुल, और हत्या और वारदात इसलिए क्योंकि एक पिता ने अपनी दुधमुही बच्ची को मौत के घाट उतार दिया है। और देखिए, इस घटना के बाद अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर क्या बेटे की चाहत में इस घटना को अंजाम दिया क्या? ये बड़ी खबर इस वक्त राजधानी रांची से, जहां पर सूबे के मुखिया बैठते हैं और वहां पर देखिए इस तरह की नृशंस हत्या की खबर सामने आई है। रांची में पिता ने अपनी बेटी को मौत के घाट उतार दिया। 1.5 साल की ये बच्ची जिसकी हत्या कर दी गई है, पटक पटक कर इस बच्ची की जान ले ली गई। आरोपी को हालांकि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इस घटना के पीछे आखिर वजह क्या है, ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। राजधानी रांची से, जहां चुटिया के मुचकुंद टोली की यह घटना है और घटना यह है कि पिता ने बेटी की हत्या की है। 1.5 साल की बच्ची थी जिसे पिता ने पटक पटक कर मार डाला। इसके पीछे कारण क्या रहे, इसकी खोजबीन में पुलिस जुटी है। बिल्कुल, और विवेक, ये कोई पहली घटना नहीं है। रांची से अगर बात की जाए तो इस तकरीबन 1 महीने में ये दूसरी ऐसी घटना सामने आई है झारखंड के परिप्रेक्ष्य में, जहां पर बेटे की चाहत में इससे पहले एक घटना आई थी जिसमें 6 महीने की दूधमुही बच्ची को मौत के घाट उतार दिया गया था। हालांकि माता ने उसमें जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई और उसके बाद पिता को गिरफ्तार किया जाता है। एक बड़ी खबर इस वक्त, और सहयोगी ओम प्रकाश हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, क्या जानकारी मिल रही है, आखिर क्यों इस 1.5 साल की बच्ची को मौत के घाट उतारा गया? जी विवाह, अब तक जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार पिता जो था वो नशे का आदी था और उसे नशा मुक्ति केंद्र में भी ले जाया गया था। बावजूद उसकी नशे की लत नहीं छूट रही थी और इसे लेकर आए दिन घर में जो है वो विवाद होता था। आज सुबह भी कुछ ऐसा ही विवाद हुआ, जिसके बाद बच्ची पर पिता का पूरा गुस्सा निकल आया और उसे जमीन पर पटक दे मारा, जिसके बाद बच्ची की मौत मौके पर ही हो गई। मामले की जानकारी मिलने के बाद फिलहाल पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और आरोपी पिता गौतम को पुलिस फिलहाल गिरफ्तार कर चुटिया थाना ले गई है। वही बच्चे की शव से अभी फिलहाल वहां पर रखा गया, जहां पर पूरे परिजन रोते बिलखते नजर आ रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश इस तमाम जानकारी के लिए। और चलिए बीती रात की बात कर लेते हैं। दरभंगा के कादिराबाद से एक घटना ये आई कि 2 गुटों के बीच में झड़प हुई, लेकिन झड़प इस कदर बढ़ती चली गई कि उसके बाद लाठी डंडे लात घूंसे सभी बरस पड़े। हालांकि बीच बचाव के लिए पुलिस को भी सामने आना पड़ा। स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है। रिपोर्ट देखिए। रात के अंधेरे में हंगामा मचा है। पुलिस वाले उपद्रवियों पर लाठियां बरसा रहे हैं। देखिए, लाठी की मार खाते ही उपद्रवी किस तरह भागते फिर रहे हैं। ये दरभंगा के व्यस्ततम कादिराबाद मोहल्ले का नजारा है, जो रात के अंधेरे में कई घंटे तक रणक्षेत्र बना रहा और 2 युवकों के बीच जमकर मारपीट हुई। मामूली विवाद में इस मोहल्ले में पिछले 4 दिन से विवाद चला रहा था, जिसने अचानक उग्र रूप ले लिया और बीच सड़क पर 2 गुटों के बीच जमकर भिड़ंत हो गई। हालात इतने बिगड़ गए कि दोनों गुटों के युवक एक दूसरे की जान लेने पर आमादा हुए। एक दिन फिर मेरे भाई को पकड़ के मारा, तभी भी कुछ हम लोग नहीं बोले, फिर आज भी फिर पकड़ के मारा। अब फिर अभी पिस्टल है टाइगर दिखाया बड़ो समाज में। कौन आया था? सबसे बड़का हीरो पता कि दरभंगा में वो हम ही है। कौन मारा है? 20 आदमी 25 आदमी टाइगर लेकर बवाते रहता। कादिराबाद मोहल्ले में रात के अंधेरे में दोनों गुटों के बीच काफी देर तक हाथापाई होती है। मामला बिगड़ता देख दरभंगा पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे। बीच बचाव के बावजूद जब दोनों गुट मानने को तैयार नहीं हुए तो दरभंगा पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठियां चली, जिसमें कुछ लोग को चोट आई, जबकि 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। 2 पक्षों में विवाद हुआ है, 2 लोगों को हिरासत में है। आवेदन मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। लोगों का आरोप है पिस्टल दिखता है, आवेदन मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। किसके तरफ से आवेदन चाहते हैं? जो कुछ आवेदन देंगे। कादिराबाद मोहल्ले में फिलहाल शांति व्यवस्था कायम है, तो दरभंगा पुलिस ने हालात को काबू में करने का दावा किया है। विपिन, न्यूज़ 18 दरभंगा। तो दरभंगा में रणक्षेत्र में तब्दील लिखा पूरा
माहौल और पुलिस को बीच बचाव करने के लिए आना ही नहीं पड़ा, लाठियां भी चटकानी पड़ी। लेकिन इसके बाद एक और रिपोर्ट हम दिखाने जा रहे हैं विभा, जिसमें बच्चों की लड़ाई में बड़े कैसे भिड़ जाते हैं। क्या है कहानी पूरी? बिल्कुल, खबर ये सहरसा से सामने आई है और इस तस्वीर को हम आपको दिखाएंगे जो वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है, और कैसे छोटे से विवाद को बड़ा तूल दे दिया जाता है। बच्चे के विवाद को जहां बड़ों को शांत कराना चाहिए था, बड़े उसमें खुद भागीदार बन जाते हैं और रण क्षेत्र जैसी स्थिति बन जाती है। तस्वीरें देखिए जहां पर महिलाएं और लड़कियां आपस में एक दूसरे को मारती पीटती और लड़ाई झगड़े की ये तस्वीरें सरेराह हुई, जहां पर मामूली सा विवाद था, छोटी सी बात थी, बच्चों के विवाद में बड़े कूदे और उसके बाद रण क्षेत्र जैसी स्थिति नजर आई। हालांकि मामले में एक पक्ष की तरफ से अब SC/ST थाने में केस दर्ज कराया गया है, जिसमें आरोप लगाया गया कि जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया था और इसीलिए अब इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो भिड़ गई महिलाएं और लड़कियां। सहरसा से बड़ी खबर देखते देखते दे दनादन। बीच बचाव करने के लिए कुछ अधेड़ लोग सामने आए, बुजुर्ग आए, लेकिन मानने को लड़कियां तैयार कहां थी। झटाझट हाथ चलते गए, थप्पड़ बरसते गए, बच्चों की लड़ाई थी, बड़ों में ठन गई। और चलिए बड़ी खबर यह आ रही है बेतिया से, जहां पर तत्काल टिकट बनाने वाले जो लोग हैं उन पर उनका खुलासा हुआ है। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, तत्काल टिकट बनाने का गोरख धंधा लगातार चला आ रहा है। और बेतिया से इस वक्त की जो बड़ी खबर है उसके मुताबिक ऐसे ही एक शख्स को पकड़ा गया है। अवैध तत्काल टिकट बनाने के आरोप में गिरफ्तारी हुई है और RPF ने एक आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार किया है। बेतिया से बड़ी खबर, आरोपी विवेकानंद के पास 15 टिकट बरामद किए गए हैं और इसकी गिरफ्तारी हुई है। नरकटियागंज RPF ने वाल्मीकि नगर में यह कार्रवाई की और इसे पकड़ा है। और इस बीच गिरिडीह और गुमला से सफलता से जुड़ी एक खबर सामने आ रही है, जिसमें पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। देखिए, नक्सलियों को लेकर लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं और मकसद ये है कि इनके ऊपर नकेल कसी जा सके। और इसी कड़ी में अब से कुछ वक्त पहले सरकार की तरफ से 10 बड़े नक्सलियों, मोस्ट वांटेड नक्सलियों की सूची साझा की गई थी। आम जनता से अपील की गई थी कि आप इन्हें लेकर जानकारी हम तक पहुंचाइए, आपके नाम को गुप्त रखा जाएगा और उसका असर भी अब दिखने लगा है। 10 लाख का इनामी नक्सली प्रशांत मांझी, उसकी गिरफ्तारी हुई है। AK-47 की बरामदगी इसके पास से की गई है। कई हथियार और सामान और भी बरामद हुए हैं और 5 नक्सली जो इसके साथी कहे जा रहे हैं उसकी भी गिरफ्तारी हुई है। और ये माना जा रहा है कि इन लोगों की गिरफ्तारी के साथ इनके साथ काम करने वाले और संगठन से जुड़े दूसरे लोगों तक भी पुलिस की पहुंच बहुत जल्द होगी। और लातेहार से भी खबर है, जहां TSPC के नक्सली को पकड़ा गया है। और सबसे बड़ी बात, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, और खबर यह है कि जो उसके पास से हथियार मिले हैं, जितनी राउंड गोलियां मिली हैं, वो आपको भी चौंका देंगे। हालांकि पुलिस का कॉम्बिंग ऑपरेशन लगातार जारी है और कोशिश की जा रही है कि नक्सलियों पर कैसे भी लगाम लगाई जा सके। रजवार जंगल के पास से गिरफ्तारी की गई है। लातेहार से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और खबर इसके आगे यह है कि TSPC का उग्रवादी है बिगन गंझू, जिसे पकड़ा गया है और उसके पास से जो हथियार हैं वो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और ये जो हथियार है इसे कहा जाता है SLR, जिसके साथ 146 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। एक लोडेड SLR जो है आपके सामने दिख रहा है और ये कई दिनों से वांछित था, जिसकी तलाश की जा रही थी। और अगली खबर जो विवेक है वो मानवता को शर्मसार करने वाली खबर है और इसलिए ये खबर ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि देखिए ये राजधानी में हुई है और राजधानी में अगर ये हालात हैं तो फिर दूर दराज के इलाकों के बारे में जरा सहज रूप से अंदाजा लगाया जा सकता है। रांची में एक युवती घुड़सवारी सीखने के लिए एक शख्स के पास पहुंची लेकिन दुष्कर्म का शिकार हो गई। उसकी तरफ से यह आरोप लगाया जा रहा है कि उसे शादी का झांसा दिया गया, शादी का झांसा देकर फंसाया गया और कई बार उसके साथ शारीरिक शोषण किया जाता है। जब इस युवती की तरफ से शादी को लेकर दबाव बनाया जाने लगा तब उसके बाद आरोपी युवक इससे इनकार करता है। हालांकि इस पूरे खबर के पीछे ये भी जानकारी कि जो युवक है वो शहर के एक बड़े बिल्डर घराने से ताल्लुक रखता है। हालांकि आरोपी की ओर से लगातार महिला थाने में पैरवी आती रही कि पीड़ित अपनी बात को वापस ले लेकिन पीड़िता ने इसे लेकर शिकायत दर्ज कराई और कार्रवाई की गई है।
इस शख्स को गिरफ्तार किया गया है। कोरोना जांच इस शख्स का कराया जा रहा है और उसके बाद इसे जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। तो इस पूरे मामले की थाने के नाम पर इनके साथ ये कांटेक्ट में आई थी और उरमाही इलाका में ले जाके इनके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाया गया था। शादी से इनकार किया गया था। इसी क्रम में फिर ये मामला आया था। हम लोगों ने प्रथम दृष्टया सही पाया और कांड दर्ज किया गया तो इनकी गिरफ्तारी हुई है। चलिए सवाल अब देख लेते हैं। सवाल क्या है? न्यूज़ 18 सवाल ये पूछता है कि रसूखदार आरोपी को बचाने की किसने कोशिश की। ये पहला सवाल है कि आखिर आरोपी अगर रसूखदार है तो बचाने के लिए पूरा तंत्र क्यों लग रहा है, किसने कोशिश की है। सवाल यह है कि पीड़ित पर मामला वापस लेने के लिए दबाव क्यों है और गिरफ्तारी के बाद आरोपी पर स्पीडी ट्रायल आखिर कब तक चलेगा। चलिए, सीतामढ़ी का गौशाला चौक इन दिनों सुर्खियों में है क्योंकि वहां एक पत्रकार की जमीन है। उस जमीन पर भूमाफियाओं ने दिमाग लगा रखा है, नजरें टिका रखी हैं कि किसी तरह से उसे कब्जा कर लिया जाए और इसी से जुड़ी हुई ये खबर हम आपको बता रहे हैं और ये खबर और उससे जुड़ी हुई तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हंगामे से भरी हुई ये तस्वीर है। जमीन पर कब्जा करने को लेकर आपराधिक किस्म के जो लोग हैं, पत्रकार की पत्नी के ऊपर जानलेवा उन्होंने हमला कर दिया। हालात ये कि घंटों यहां पर लोग उत्पात मचाते रहे लेकिन स्थानीय जो पुलिस है सूचना देने के बाद भी मौके पर नहीं पहुंची। लंबे अरसे से पत्रकार आशुतोष मिश्रा का जमीनी विवाद कुछ लोगों से चला आ रहा है। 2 दिन पहले भी विवाद हुआ था लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई और ये किसी ने तस्वीर बना ली जो वायरल है और सीतामढ़ी से यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और चलिए अब आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जयनगर की, जहां पर रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। नेपाल से सटा हुआ यह इलाका है और यहां पर ये तैयारी इसलिए की जा रही है क्योंकि अगले साल यानी कि 2021 से यहां पर एक और बड़ी योजना जो है वो लोगों को सौगात के तौर पर हासिल होने वाली है। अगले साल जयनगर से नेपाल के जनकपुर तक रेल सेवा शुरू होने वाली है। इसे लेकर यहां पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से चाक चौबंद इंतजाम किए जा रहे हैं। स्कैनिंग मशीन लगाई गई है और इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी अमित रंजन ने। नेपाल बॉर्डर से सटा मधुबनी जिले का जयनगर रेलवे स्टेशन सुरक्षा को लेकर काफी संवेदनशील माना जाता रहा है। यहाँ ये बॉर्डर के करीब होने के कारण अक्सर इस तरह की खबरें आती रहती हैं कि कुछ आपत्तिजनक सामान यहाँ से जो तस्करी का हो या और भी कोई कुछ सामान जो यहाँ से अक्सर बाहर ले जाने की शिकायतें या खबरें आती रही हैं। रेलवे नए साल के पहले रेलवे यहाँ इस चीज़ को लेकर के काफ़ी भारतीय रेल काफ़ी अलर्ट मोड में दिख रही है। यहाँ जयनगर रेलवे स्टेशन पे जो यात्रियों की जो सामान जो परिसर के अंदर जाने से पहले स्कैनिंग मशीन लगाई गई है जिसपे सामान यहाँ रखा जाता है। उसके बाद ही ये अंदर जो परिसर में कोई भी सामान जाने से पहले यहाँ जो सुरक्षा एजेंसियाँ हैं या रेलवे के द्वारा सुरक्षा एजेंसियाँ यहाँ तैनात रहती हैं, जहाँ आरपीएफ या जीआरपी की टीम रहती है। उसके अलावा रेलवे के जो तकनीकी जो विभाग के जो अधिकारी वो भी रहते हैं। इस पर सामान रखा जाता है। ये सामान रखने के बाद ही अंदर जाता है। ये जैसे अभी ये क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद अली हो गया। तो आप अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी जाएंगे दरभंगा। अच्छा, तो जैसे अभी आप आए यहाँ जैसे सामान जैसे ये देखिए ये मोहम्मद अली हैं, ये यहाँ से अभी स्टेशन में जाने से पहले इनका ये सामान जैसे स्कैन के लिए सामान यहाँ रखा गया। इसके बगैर सामान स्कैन के कोई भी अंदर बाहर ये स्टेशन से बाहर जो भी कोई भी आ रहे हैं सामान बगैर स्कैन के अंदर नहीं आएंगे। ये नेपाल बॉर्डर से करीब होने के कारण जयनगर से अक्सर ये शिकायतें आती थी, तो रेलवे इस चीज़ को लेकर के जो पहल की है वो काफ़ी अच्छा है। ये जो यहाँ जो तकनीकी स्टाफ हैं ये क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राजीव कुमार। ये क्या सिंगल सेक्शन इंजीनियर। कब से शुरू हुआ ये इसका ये जयनगर में? ये कल से शुरू किए हैं 24/12/2020 से। अच्छा, तो ये क्या इसके पहले जैसे यहाँ जो अंदर सामान जाता था तो उसको लेकर के क्या हमेशा ऐसी कुछ शिकायत आती थी जो कुछ? हाँ, अभी कंप्लेन आती थी कि कोई मतलब कि वस्तु मैंने बहुत सारे चेकिंग करवाना पड़ता था डॉग के सहारे कि कोई संदिग्ध वस्तु नहीं लेके जा रहा बैग में। इसीलिए बैग स्कैनर मशीन लगाया गया है जयनगर स्टेशन पे। और जयनगर नेपाल जो ट्रेन चलने वाली है उसको लेकर के भी सुरक्षा के तहत रखते हुए ध्यान में रखते हुए इस मशीन को लगाया है ताकि एक ही गेट है जो 1 नंबर गेट से सारे बैग को लेकर एंट्री करेंगे और मतलब कि कोई भी संदिग्ध वस्तु स्टेशन परिसर के अंदर न ले जाए। तो यहाँ अब ये गेट पे ये लगाया गया स्कैनिंग मशीन जो इसके जरिए
थोड़ी राहत मिलेगी, जो यहाँ जो सुरक्षा एजेंसियाँ उन्हें भी राहत मिलेगी और आम लोगों को भी सुरक्षा का एहसास होगा और तस्करी की भी संभावना कम होगी। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। तो देखिए अब मधेपुरा की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां पर रात होते ही अंधेरे में ये इलाका जो है वो पूरी तरह से डूब जाता है और उसके बाद अंदाजा लगाइए कि लोगों की परेशानी किस कदर बढ़ती होगी और उसी की तस्वीर जो है वो हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल आपको सीधे लिए चलते हैं जम्मू कश्मीर, जहां पर आपको इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संबोधित कर रहे हैं तो क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। आत्मनिर्भर भारत का उसी संकल्प को आगे बढ़ाते हुए आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर बनाने की दिशा में हम सब लोग मिलजुल करके आपके मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, पिछले साल अगस्त से जम्मू कश्मीर में विकास की नई बयार चल पड़ी है। आंखों में आज तरक्की के सपने हैं, हर युवा के मन में आकाश छूने की आकांक्षा है। गांव गांव में आपके निर्देश और मार्गदर्शन में आज इंटरव्यू तैयार किए जा रहे हैं। बैक टू विलेज और माई टाउन माई प्राइड का जो कार्यक्रम था, मुझे बताते हुए प्रसन्नता कि जम्मू कश्मीर बैंक ने 15,000 युवाओं को आर्थिक सहायता देकर के उन्हें इंटरप्रेन्योर बनाने में मदद की है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने जिस तरह के इनोवेटिव प्रयोग किए हैं, मुझे गर्व होता है। यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है और निश्चित रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी सराहनीय काम हो रहा है। आपने रोजगार की बात कही थी, 11,000 नौकरियों की प्रक्रिया लगभग अंतिम चरण में है। डॉक्टरों की नियुक्ति हो गई, 13,000 अन्य पदों की भर्ती भी हम जल्द पूरा करने वाले हैं। कश्मीरी पंडित भाई बहनों के लिए 6,000 घर और 6,000 नौकरियां अब बार बार आपने दिया था, लेकिन अभी तक किन्हीं कारणों से ये पूरा नहीं हो सका। मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आने वाले 5 महीने के अंदर 167 को छोड़ करके बाकी सभी कश्मीरी पंडित भाई बहनों को दी जाएगी। 6,000 घर भी, उसमें से 4,000 1.5 साल में और बाकी जो बचे हैं वो 2 साल में बना करके उनके पुनर्वास का इंतजाम निश्चित रूप से कर दिया जाएगा। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने भी काफी प्रयास किया है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि केवल देश के बड़े बिजनेस हाउसेस नहीं बल्कि विदेश के लोग भी यहां उद्योग लगाने में रुचि ले रहे हैं। सालों से जो योजनाएं लटकी हुई थीं उन्हें तेजी से पूरा किया जा रहा है। लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट्स में 1100 से ज्यादा परियोजनाएं पूर्ण कर ली गई। आप निर्देश पर आपने कहा था कि सामान्य आदमी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, संवाद करो। संवाद की प्रक्रिया को तेज किया गया है और ब्लॉक दिवस में भारी संख्या में लोग आ रहे हैं। आप और फिलहाल यहां रुकना एक छोटे से अंतराल के लिए, फौरन होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ। चलिए, मधेपुरा का रिश्ता अंधेरे से क्यों है, ये हम समझाने की कोशिश करते हैं। कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि मधेपुरा इतना अंधेरे में क्यों डूबा हुआ है। बात यह है कि जो लाइटें लगाई गई थी वो लाइट्स काम नहीं करती और इसीलिए यहां पर अंधेरे का साम्राज्य कायम है। तो देखिए किस तरीके से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, अपनी दिनचर्या में व्यस्त हैं, लेकिन ये देखिए रात का अंधेरा है और कहीं भी स्ट्रीट लाइट आपको जलती नहीं दिखाई देगी। शिकायत की गई, सुनने वाला कोई नहीं है और अंधेरे में एक शहर डूबा हुआ है। ये मधेपुरा के हालात हैं और इस सड़क पर चलना कितना मुश्किल होगा यहाँ के लोगों के लिए, राहगीरों के लिए, आप अंदाजा लगा सकते हैं। अगले ही पंचवर्षीय में लाइट लगी थी, लेकिन आपके माध्यम से ये पता चलता है कि 850 लाइट का बिजली बिल नगर परिषद भुगतान कर रही है और 1 करोड़ कुछ बकाया है, जो कि बहुत ही दुख की विषय है। जब मेरे वार्ड में 4-5 लाइट जल रहा है तो सोचिए 26 वार्ड है, उसमें कितना जलता होगा। और दिन प्रतिदिन घटना घटती है, चोर लुटेरे सबका दरवाजा खुलते रहता है और हम लोग खुद परेशान हैं। नगर परिषद मधेपुरा क्षेत्र के अंतर्गत कुछ स्ट्रीट लाइट है, कुछ हाई मास्क भी है। तो स्ट्रीट लाइट कुल मिलाकर के अभी जो हमारा पिछला रिपोर्ट था उसमें 850 स्ट्रीट लाइट है, जिनका की बिलिंग 375 रुपये प्रति 100 वाट पे हम लोग करते हैं। देखिए, निश्चित ही कहीं भी अंधेरा होता है, चाहे शाम का समय हो या रात का समय हो, तो अपराधियों को अपना काम करने में उससे आसानी ही होती है। तो इसको टैकल करने के लिए हम लोगों ने टाउन थाना क्षेत्र को पैदल गश्ती में के लिए बीट में डिवाइड किया है
और रात को चौकीदारों और पुलिस पदाधिकारियों की उसमें हमने ड्यूटी लगाई है। मैंने भी रात को कई बार मॉनिटर किया है। तो जब से ये व्यवस्था हम लोग ने करी है तो इससे रात्रि में चोरी की जो घटनाएं होती हैं उसमें काफी हमें कमी लाने में मदद मिली है। तो बिहार के मधेपुरा की तस्वीर आपने देखी, जहां पर सिर्फ और सिर्फ अंधेरा है और क्यों क्राइम बढ़ रहे हैं उसके पीछे एक बड़ी वजह ये भी है। इस बीच झारखंड की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं, जहां पर सरकारी बस स्टैंड हमेशा से बदहाल स्थिति में रहे हैं और इसे लेकर लोगों की नाराजगी भी कई बार सामने आई है। लेकिन एक बार फिर से दावा और वादा कि इसकी सूरत बदल जाएगी। कैसे, देखिए ये रिपोर्ट। दूर होगी सरकारी बस स्टैंड की बदहाली, फिर बहुरेंगे स्टैंड के पुराने वाले दिन, फिर लौटेगी यात्रियों की खुशियां। यहाँ यात्रियों के लिए कोई कॉमन नल भी नहीं है जिस पर आदमी हाथ मुंह धो सके, पैर हाथ धो सके, कुछ पी खा सके, ऐसी कोई यहाँ व्यवस्था नहीं है और गंदगी का तो अंबार है। मिश्रा जी जैसे कई राहगीरों की ऐसी ही शिकायत है। हो भी क्यों नहीं, एकीकृत बिहार के जमाने से संचालित रांची के सरकारी बस स्टैंड की हालत ही ऐसी है। स्टैंड का खंडहर भवन, दम तोड़ती दीवारें, बदतर व्यवस्थाएं, तो शिकायत होगी ही। कहते हैं कि 1975 में ही इस बस स्टैंड के भवन का निर्माण हुआ था और सरकारी बद इंतजामी की वजह से हालात अब ये हैं कि स्टैंड में तैनात कर्मी भी जान जोखिम में डालकर यहाँ अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। जहाँ तहाँ से छोड़ रहा छड़ इसका, डर डर के हम काम कर रहे हैं। अभी कोरोना का काल है, किसी भी तरह पेट का पालन करना है। हालांकि शिकायतों के बीच मौजूदा हेमंत सरकार ने राज्य के तमाम सरकारी बस स्टैंड को पीपी मोड पर ही सही लेकिन ठीक करने का बीड़ा उठाया है। कैबिनेट की ओर से इस पर मुहर भी लगा दी गई है, लेकिन जब तक सरकारी फैसले नतीजों में बदलते नहीं तब तक इन बातों पर यहाँ के लोग भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। सरकार के तरफ से भी इंजीनियर लोग कुछ आए थे कि बिल्डिंग को जैसे मरम्मत किया जाए कि फिर से तोड़ के नया बनवाया जाए, तो लोग ले गए हैं जांच करके। अब क्या किया जाएगा तो वही लोग। खैर, हेमंत सोरेन सरकार के निर्णय से राज्य भर के सरकारी बस पड़ाव के कायाकल्प की उम्मीद बढ़ी है और इसी उम्मीद के रास्ते यात्रियों के चेहरे पर मुस्कान और राज्य के लिए राजस्व बढ़ाने में मदद मिल सकती है। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। और नवादा से खबर है जहां न्यूज़ 18 की खबर का असर हुआ है। खबर का असर यह है कि हमने एक डीप फ्रीजर की खबर दिखाई थी कि जो सदर अस्पताल के बाहर रखे हुए हैं, खुले में शव हैं, लेकिन डीप फ्रीजर अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। अनिल विशाल की यह रिपोर्ट देखिए जो काफी असरदार रही। में न्यूज़ 18 की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर हुआ है, जहां सबों को रखे जाने वाले डीप फ्रीजर की शुरुआत कर दी गई है और इसे सदर अस्पताल में चालू भी कर दिया गया है। पिछले दिनों हमने आपने दिखाया था कि किस तरह से सबों को खुले आसमान के नीचे रखा जाता था और उससे उत्पन्न होने वाली दुर्गंध से अस्पताल कर्मी से लेके आसपास के लोग भी परेशान हुआ करते थे। हमने अपने सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए खबर को महत्वपूर्ण तरीके से दिखाई और इसका असर यह हुआ कि नवादा जिलाधिकारी ने तत्काल इस खबर को संज्ञान में लेते हुए नवादा सिविल सर्जन को तत्काल आदेश देते हुए डीप फ्रीजर की शुरुआत की। हालांकि डीप फ्रीजर को बहुत आनंद फानंद की स्थिति में शुरुआत किया गया है। एक छोटा सा सेट बनाकर ही डीप फ्रीजर को रखा गया है। ज़रूरत होती कि इसे बेहतर तरीके से प्लेटफॉर्म बनाकर इसे रखा जाता ताकि बरसात के दिनों में ज़्यादा समस्या उत्पन्न ना होती। बहरहाल डीप फ्रीजर के चालू होने से लोग एक बड़ी राहत महसूस कर रहे हैं और सबों से जो निकलने वाले जो दुर्गंध थे उससे लोग कहीं ना कहीं अब छुटकारा मिल गया है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।